राजा निरंजन एक युवा राजा थे। उनके राज्य का विस्तार बड़ी तेजी से हो रहा था, लेकिन उन्हें एक अजीब समस्या का सामना करना पड़ रहा था। एक बहुत ही सुंदर स्त्री, भला की खूबसूरत, लेकिन वो सम्मोहन में बड़ी कुशल थी। उसने न सिर्फ इस राज्य बल्कि कई राज्य में अपना जादू चला रखा था। सम्मोहित करके वो लोगों से कुछ भी काम करवाती थी। राज्य में चोरी, लूटपाट और खून आम बात हो गई थी। उस स्त्री का लेकिन अभी तक कोई पता नहीं लग पाया था, ना ही ठीक से उसके बारे में कोई बता पा रहा था। आए दिन राजा के सामने कोई ना कोई याचना लेकर राजमहल आता था। राज्य में चर्चा थी, उस स्त्री का अंतिम शिकार राजा होगा, क्योंकि राजा को सम्मोहित करके वो राज्य की रानी बनना चाहती है। तब से राजा की सुरक्षा भी और बढ़ा दी गई। एक दिन एक भाई अपनी बहन के साथ राजमहल में आया। दोनों की हालत बहुत खराब थी। भाई अपने बहन के माथे पर हाथ रखा आया था। बहन घायल थी और वो जन्म से ही बोल नहीं पाती थी। राजमहल में उसे जाने नहीं दिया गया। सैनिकों ने उसे द्वार पर ही रोक लिया। राजा ने दूर से यह देखा और उन्हें पहले उपचार के लिए राजमहल के उपचार केंद्र में भेजा। राजा ने स्वयं उपचार केंद्र में जाकर उन्हें देखा। भाई और बहन दोनों रो रहे थे। रोता हुआ भाई बोला कि मैंने बड़ी मुश्किल से इसके विवाह के लिए स्वर्ण आभूषण बनाए थे, लेकिन वो सम्मोहिनी हमें सम्मोहित करके सारे आभूषण लेकर चली गई। मेरी बहन मुझसे ज्यादा सतर्क थी। इसने उसकी आंखों में नहीं देखा, इसलिए जब वो आभूषण छीन रही थी, तब इन दोनों में छीना झपटी हुई और इसकी यह हालत हो गई। राजा ने उस लड़की की ओर देखा। मासूम सी लड़की सहमी सी बैठी थी। राजा ने उससे पूछा कि क्या तुमने उसे ठीक से देखा है? उसे पकड़ने में हमारा सहयोग कर सकती हो? उसका भाई बोला, सरकार, यह जन्म से ही गूंगी है, बोल नहीं सकती। राजा ने उससे पूछा, क्या नाम है तुम्हारी बहन का? वो बोला, सरकार, इसका नाम बाती है और मेरा नाम मंगल है। राजा उस समय वहां से चला गया, लेकिन उस मासूम लड़की का चेहरा और रोना उसकी आंखों में घूमता रहा। सांझ को राजा फिर उपचार केंद्र में गया। वो लड़की और उसका भाई जाने की तैयारी में थे। राजा ने उन्हें जाते हुए देखा और बोला कि कहाँ जा रहे हो? राजा अब उस लड़की बाती की आंखों में ही देख रहा था। बिल्कुल निर्दोष उसकी आंखें राजा के हृदय को चीर रही थी। राजा ने उनसे कहा कि आप दोनों राजमहल के मेहमान बनकर यहीं रहोगे। राजा की आंखें उस लड़की से हट ही नहीं रही थी। रात्रि में उसे नींद नहीं आई। रात्रि में ही राजा ने विचार कर लिया कि उसे क्या करना है। सुबह राजा शीघ्र ही उठ गया। उसे बस बाती को देखना था। वो उसके कक्ष में गया। बाती ने राजा को देख पहले खुद को संभाला। राजा बाती के पास आया, कहा कि तुम मेरी रानी बनोगी। क्या है तुम में जो मुझे सोने नहीं दे रहा? बाती की बड़ी बड़ी आंखें अब राजा की आंखों में देखने लगी। राजा को जैसे दुनिया मिल गई। राजा ने बाती को जोर से पकड़ लिया और अपने सीने से लगा लिया। उसका भाई कक्ष में आया और उसने राजा को बहन के साथ ऐसी दशा में देखा। कहा, महाराज, आप यह क्या कर रहे हैं? राजा ने बोला, अब यह हमारी रानी बनेगी। बाती ने शर्म से आंखें झुका ली। राजा ने अपने मंत्रीगण को कहा कि कल ही उनका विवाह होगा, प्रबंध किया जाए। राजा के महामंत्री को खबर खुशी के साथ थोड़ी संकोची भी लगी। तभी अचानक द्वार पर एक लड़की बहुत रो रही थी। महामंत्री वहां गए, तब उन्हें पता चला कि वो लड़की भी बोल नहीं सकती। वो इशारों में कुछ समझाना चाह रही थी। थोड़ी देर बाद समझ आया कि उसका भाई सम्मोहिनी के वश में है, ऐसा यह कहना चाहती है। महामंत्री को अब शक होने लगा
उसे पता चल गया था कि यह उसकी असली बहन है और राजा भी अब उस सम्मोहिनी के वश में था। राजा एक पल के लिए भी उसका हाथ छोड़ नहीं पा रहा था। सम्मोहिनी भी राजा को इस हालत में देखकर बहुत खुश हो रही थी। वो सोच रही थी, यह राजा तो अब मेरे लिए मरने को भी तैयार हो गया है। बस मुझे इसे इसी तरह सम्मोहित करके रखना होगा। महामंत्री को लगा कि राजा को अब इस स्त्री के चंगुल से छुड़ाना बहुत जरूरी है। वो राजा के पास गया और कहा कि राजा, कल आपका विवाह है और विवाह के पूर्व कुछ रस्में और शगुन होते हैं। इसलिए विवाह के पूर्व आप ऐसे रानी के साथ एकांत में नहीं रह सकते। उस स्त्री ने महामंत्री की ओर देखा और लेकिन वो आंखें नीचे करके ही था। उन्हें पता था कि अगर एक बार उनकी आंखों में उसने देख लिया तो वो भी उसके वश में आ जाएंगे। राजा नहीं माना। फिर महामंत्री ने कहा कि यह सब आगे आपके विवाह के सफल होने के लिए ही है और फिर एक रात की ही बात है। उसके बाद पूरा जीवन पड़ा है। राजा अब मान गया और जाने को तैयार हो गया। सम्मोहिनी की विवशता थी कि वो कुछ बोल नहीं सकती थी, इसलिए कुछ बोल नहीं पाई और राजा वहां से चला गया। महामंत्री राजा को उनके कक्ष में ले गया। उन्हें पता था कि राजा को सच बताने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि राजा उनकी बात नहीं मानेंगे। उन्हें किसी तरह से सम्मोहिनी के मुंह से कुछ बुलवाना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने कहा कि राजा, अब से मंडप तक रानी आपको नहीं देख सकती, नहीं तो बड़ा अनर्थ होगा। इसलिए मैंने निर्णय लिया कि हमें रानी की आंखों में काला कपड़ा बांधना होगा। राजा की हालत एक पागल से कम नहीं हो गई थी। उसने कहा, आपको जो कुछ सही लगता है करें, लेकिन कल मेरा विवाह कराएं और अधिक विलंब न करें। महामंत्री ने कुछ महिलाओं को उस सम्मोहिनी के कक्ष में भेजा, जिन्होंने उसकी आंखें काले कपड़े से बंद कर दी। साथ ही दो स्त्रियां वहीं रहीं ताकि वो खोल ना सके। सम्मोहिनी विवश थी कि क्योंकि वो बोल नहीं सकती थी, वरना उसका भेद खुल जाता, इसलिए वो चुप रही। अगले दिन मंडप सजाया गया। राजा व्याकुलता से वहां उसकी राह देख रहा था। दुल्हन को लाया गया। आंखों पर काला कपड़ा था। फिर मंडप पहुंचने पर कपड़ा हटाया गया। जैसे ही कपड़ा हटा, सम्मोहिनी को कुछ दिखाई नहीं दिया, जिस कारण उसे पीड़ा और क्रोध आने लगा, क्योंकि उसकी शक्ति तो आंखों में ही थी। वो जोर से चिल्लाई, महामंत्री, तूने मुझे अंधा कर दिया। ऐसा कहकर वो इधर उधर हड़बड़ाकर दौड़ने लगी। तूने मुझे अंधा कर दिया। सारा मंडप बिखर गया। राजा भी उसकी वाणी सुनकर जैसे नींद से जग गए। उसका सम्मोहन टूट गया। राजा ने कहा, अच्छा तो तुम वो हो, हमें भी धोखा दे रही थी। सम्मोहिनी को फिर पहरेदारों ने पकड़ा और कारागृह में डाल दिया। राजा ने महामंत्री से पूछा कि आपने यह कैसे किया। महामंत्री ने कहा कि उसकी शक्ति उसकी आंखों में थी। मैंने कुछ समय के लिए उसे एक पदार्थ से अंधा कर दिया और उसकी असलियत सामने आ गई। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसे लगी। धन्यवाद।